एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये टॉपिक हर किसी को जानना चाहिए, सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि ये आपके हेल्थ की इश्यूज, हेल्थ से भी रिलेटेड है। इसको जानने से आप डायबिटीज़ क्या होती है, कैंसर क्या होता है, घुटने की बीमारी कैसे होती है, इवन कोरोना के भी विषय में आप जान सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चल के देखते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते क्या हैं। इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि एक हमने ट्रिक बताया था अम्मा आ, और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट का या बायोमॉलिक्यूल्स का समझने के लिए आप पुराने हमारे सारे वीडियो देख लीजिए तो ज़्यादा क्लियर। मैंने आपको बताया था अम्मा आ, ये ट्रिक है, ये काफ़ी कारगर है। अम्मा आ, ये एमीन होता है। एमीन किसमें बदल जाता है? एल्कोहल में। एल्कोहल किसमें बदल जाता है? एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड किसमें बदल जाता है? एसिड में। एक मिनट देखूं स्क्रीन में पूरा आएगा कि नहीं, देख लेते हैं जरा। हाँ, आ रहा है, ठीक है ना। एमीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। यानी एमीन का ऑक्सीडेशन एल्कोहल में हो सकता है, एल्कोहल एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड एसिड में। और इसका जस्ट रिवर्स होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो एसिड का रिडक्शन एल्डिहाइड में हो सकता है, एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल में हो सकता है, और एमीन, एल्कोहल का एमीन में। ये आपको जानना बेहद जरूरी है मोनोसैकेराइड्स, डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स समझने के लिए। तो फिर देखते हैं जो डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शुगर एसिड, शुगर एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका एमिनो शुगर। तीसरा है आपका शुगर एल्कोहल। और चौथा आपका है डीऑक्सी शुगर। ये आपके डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स हैं। तो चल के देखते हैं, लेट अस सी शुगर एसिड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शुगर एसिड्स क्या होते हैं। शुगर एसिड्स, शुगर एसिड्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला एल्डोनिक एसिड और दूसरा यूरोनिक एसिड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, तो इसका कंफ्यूजन मैं आपको ये भी दूर कर दूंगा। देखिए, जब एल्डोज एसिड में बदल जाता है तो उसको बोलते हैं एल्डोनिक एसिड। अब आप समझना, यहां पे ओज हटा के क्या हमने लगाया है? सफिक्स ओनिक। और ये क्या है? एल्ड। एल्ड का मतलब होता है एल्डिहाइड। यानी जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किस में हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो क्या बन जाएगा? एल्डोनिक एसिड। इसी तरीके से कीटोज का भी हो सकता है, कीटोनिक एसिड बन जाएगा। तो चल के देखते हैं। पहला हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्लूकोज का। ये आपका है CHO। ग्लूकोज बनाने के लिए बहुत तरीका, आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लीजिए। सिंपल 6 कार्बन लीजिए, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है कि ये सबसे लास्ट में होगा CH2 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमरी एल्कोहल। आपको OH इधर लगाओ, OH इधर लगाओ, बस इधर आपको चेंज कर देना है और इधर OH। बाकी जो एल्डोज है तो क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। ये एल्डोज ग्रुप है।
अब आपको हर जगह H लगा देना जो वैलेंसी खाली है, ठीक है। ये आपका है ग्लूकोज। कौन सा ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज। अब डी कैसे है ये सब मैं आपको बता चुका हूं। तो जब इस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन, इस ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या बन जाएगा? एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक का मतलब जो एल्डिहाइड ग्रुप का है, तो ऑक्सीडेशन हो गया यानी ऑक्सीजन जुड़ गया, बस ऑक्सीजन एक बीच में डाल दीजिए, सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, ये बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। एक ग्लूकोज है, ओज को हटा के ओनिक लगा दीजिए सफिक्स, तो क्या हो जाएगा? डी ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है ना। ये आपका तैयार। हमारे सेल्स के अंदर ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, यानी कैसे रहता है? चलो बना ही देते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये ऐसे रहता है, एक बार बनाएंगे बस इसको। बाकी इसे सेम ये है और ये प्रोटॉन निकल जाता है ये। तो बुक में कई बार लिखा रहता है ग्लूकोनेट। ग्लूकोनेट 8 का मतलब हो गया नेगेटिव चार्ज, तो ज्यादातर सेल्स के अंदर में नेगेटिव आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। अब ये जो डी ग्लूकोनिक एसिड होता है ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, एक सिंपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं कैसे होता है और क्या मैं बताना चाहता हूं। यहां पे आप ये मैंने COH लिख लिया और चलिए ठीक है, बाकी को मैं ब्लैक कर देता हूं, हमको रेड में करना था। ये आपका हो गया CHOH, यानी ये COH ये लिख दिया और थोड़ा जगह कम पड़ जाएगा, मिटाना ही पड़ेगा इसको। ये देखते हैं इसको ऐसे, अब हम यहां पे लेते हैं CHOH, फिर C, ये तीसरा है CH2H H और ये OH। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये फर्स्ट कार्बन है, मैंने ले लिया ये फर्स्ट कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा कार्बन, पांचवा से जो OH है मैंने इधर दिखा दिया और H इधर दिखा दिया, और ये आपका छठा CH2H। यहां होता क्या है, इस स्ट्रक्चर को जरा समझिएगा। यहां पे यह OH और ये H निकल जाता है ऐसे, फिर समझ लीजिएगा, ये OH है, ये OH निकल जाता है, यानी पानी बन के निकल जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा, इसको ऊपर थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इस दिन का कोई इश्यू ना आए। तो वाटर निकल जाएगा, तो क्या कहानी हो जाएगी आप देखिएगा गौर से। ये बन जाएगा आपका इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, सीधा स्ट्रक्चर ऐसे पहले बना लीजिए, सबसे आसान। यहां पर ये OH H निकल गया, यहां पे O बचा, ये देखिए O बचा,
यहाँ एक कार्बन बचा, ये कार्बन है, मैंने दिखा दिया ये वाला कार्बन फर्स्ट। अब इससे क्या हुआ, डबल बॉन्ड O, और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ये देखिए CHOH है, ये देखिए HOH, ये कार्बन है, ठीक है ना। इधर ये भी कार्बन है HOH, इधर क्या हो जाएगा HOH, इधर आपको क्या हो गया CH2OH और H। आप देखिए ये क्या है, मैंने बताया था ना कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड जब एल्कोहल से रिएक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं, ईस्टर। तो ये ईस्टर बन गया, लेकिन कौन सा ईस्टर बना, साइक्लिक ईस्टर बना। तो ऐसे साइक्लिक ईस्टर को बायोकेमिस्ट्री में क्या कहा जाता है, लैक्टोन। तो जो ग्लूकोनिक एसिड है एक स्ट्रक्चर ड्रा करता है, लैक्टोन बोलते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको अगर अल्फा कार्बन मान लीजिए, इसको ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, इसका क्या नाम हो जाएगा, डी ग्लूकोनो डेल्टा लैक्टोन। ये स्ट्रक्चर बनता है किससे, ग्लूकोनिक एसिड में। CSIR UGC में ये आता है और गेट में। लेकिन ये बताने का मतलब ये था कि एक लैक्टोन और होता है जिसको आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो है विटामिन C, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये भी लैक्टोन होता है और ये शुगर से ही बनता है। जो हेक्टोज शुगर रहती है, हेक्टोज शुगर है, इसी हेक्टोज शुगर से विटामिन C बनता है। ये भी जो है साइक्लिक ईस्टर होता है, इसलिए इसको लैक्टोन बोलते हैं। और ये बस अंतर ये है कि ये 6 कार्बन की, वो 5 कार्बन की होती है। तो यानी 5 कार्बन की जो लैक्टोन होती है वो एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C होती है, जो कि शुगर से बनती है। अब इसको विटामिन C यहीं पे समझ लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में उठते हैं विटामिन C से। तो इसी शुगर में हम विटामिन C कर ले रहे हैं, और विटामिन C का हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। तो जान जाते हैं कि क्या रोल है। विटामिन C का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। मैंने बताया ना कि ये 5 कार्बन की रिंग है, तो ये 5 कार्बन की रिंग ऐसे बनती है। आपको अब तक तो पता हो गया होगा, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे HO कर दो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये, यहाँ पे CO ग्रुप होता है, और ये यहाँ पे CH2OH होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और H होता है। ये हम उनके लिए जो CSIR UGC तैयारी करते हैं, गेट की तैयारी करते हैं, उनके लिए बता रहे हैं। नीट पर्पज से आपको यही जानना है कि विटामिन C जो होता है वो डेरिवेटिव्स ऑफ द मोनोसैकेराइड होता है, और ये लैक्टोन होता है, ये भी लैक्टोन ही है। ये है आपका विटामिन C, इसे कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। और किससे डिराइव होता है, शुगर से। और हमारा देश बड़ा कंफ्यूजिंग देश है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना हुआ था, और हुआ था क्या, अभी है और आगे होगा भी। इसकी अगली लहर आने ही वाली है, जस्ट इसकी एक वेव आने वाली है। और तो जब कोरोना हुआ तो डॉक्टरों ने क्या कहा कि भाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन लो। शुरू में अमेरिका तक दवा बना के भारत भेजा, बड़ा नाम हुआ। कुछ दिन बाद पता चला कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन खतरे से खाली नहीं है। कुछ लोग लेने वाले तो आज तक भुगत रहे हैं। फिर ये हुआ कि नहीं, अरे डेक्सामेथासोन लो, उसको लेने से इम्यूनिटी कोलैप्स कर गई। व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वो हो गया। फिर बोलो कि रेमडेसिविर लो। रेमडेसिविर लेने के बाद क्या हुआ कि कई लोगों को तो रेमडेसिविर के नाम में पानी का इंजेक्शन मिला, वो ठीक हो गए, और जिनको रेमडेसिविर दिया गया वो चल बसे। तो ठीक ऐसा ही कंफ्यूजन एक बीमारी है बहुत कॉमन हमारे देश की, वो शुगर, ब्लड शुगर, जिसे आप लोग डायबिटीज से, हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं। डायबिटीज का रिलेशन बहुत ज्यादा इस डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड से भी है। अगर आप ये पूरा टॉपिक समझ जाएंगे तो जिन जिन लोगों घरों में जिनको शुगर है या जिनके परिवार में शुगर, तो आप बहुत हद तक ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हो। जो विटामिन C होती है इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये पाया कहाँ जाता है, मेनली आपको पता है खट्टे फलों में, जैसे आंवला में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम इम्बिलिकस ऑफिसिनेलिस है। नींबू में पाया जाता है, सबको पता है। इसके अलावा भी हरी मिर्च होती है, उसमें भी पाया जाता है, और आलू में भी पाया जाता है। आलू में भी पाया जाता है, बिल्कुल आलू में पाया जाता है। और हमारे देश में इस आलू के कारण ही विटामिन C की पूर्ति हो जाती है।
होता तो बहुत कम मात्रा में आलू में, लेकिन हम लोग आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो आलू पोटैटो ज़्यादा खाने से हमारे बॉडी में जो है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी पहुंच जाती है। अब शुगर में क्या कन्फ्यूजन होता है कि एज ए डॉक्टर बता रहा हूँ कि अगर हमारे देश में कई तरीके के लोग होते हैं, अगर किसी को कह दो कि आप एक बार जरा ब्लड शुगर की जांच करा लो, तो कई लोग इसलिए नहीं जांच कराते कहीं निकल रहा है। और कुछ लोगों को जब निकलता है तो ऐसा परहेज करना शुरू कर देते हैं कि वो सब चीज़ बंद कर देते हैं। आलू बंद कर दिया, चावल बंद कर दिया, बोलते हैं कि अरे भाई हम तो बहुत परहेज करते हैं, कुछ नहीं खाते। कुछ न खाना भी बहुत डेंजरस होता है। ऐसे लोगों में आगे चल के विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है जरा आप समझिएगा। तो सब लोगों को पता होगा कि विटामिन सी कमी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी क्या होती है आज आप यहाँ पे समझ लीजिए। स्कर्वी हो जाती है, स्कर्वी, ठीक है ना। तो स्कर्वी दो तरीके की होती है, एक जनरल स्कर्वी होती है और दूसरी होती है बैचलर स्कर्वी। बैचलर स्कर्वी पहले सिंपल में बता देते हैं कि बैचलर स्कर्वी वो स्कर्वी होते हैं जो अनमैरिड, देखा जाता है जो अनमैरिड खासकर लड़के जब अपने हाथ से खाना बनाते हैं तो उनके खाने में हमेशा विटामिन सी कमी हो जाती है। तो अब ये लड़के ही क्यों बोल दिया, शायद लड़कियों में भी कमी होती होगी, लेकिन वो पानी पूरी खा के शायद कंपनसेट कर लेती हूँ। पर ये बैचलर स्कर्वी आज के समय में बहुत बड़ा इसका दायरा हो गया है। ऐसे लोग जो मेस का खाना खाते हैं, एज ए पेइंग गेस्ट या होटल का खाना खाते हैं, तो डेफिनेटली उनके खाने में ये देखा जाता है कि अधिकांश लोगों के खाने में जो है ये विटामिन सी कमी हो जाती है, इसलिए इसको बैचलर स्कर्वी बोला गया है। एक जनरल स्कर्वी होती है। जनरल स्कर्वी होती है जैसे जो लोग बहुत समुद्री यात्रा करते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं या कुछ टाइम तक बीमार हैं, तो वो भी जो है स्कर्वी में आ जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है। अब विटामिन सी का रोल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि शुगर के रोगी को किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए और उनका आहार और विहार कैसा होना चाहिए। होता क्या है कि हमारे जो शरीर होता है उसकी जैसे स्किन हो गई, ब्लड वेसल्स हो गई, इनको मजबूत करने के लिए इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम लोग कोलेजन बोलते हैं। कोलेजन एक प्रोटीन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होती है। जब प्रोटीन पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ाएंगे। तो ये हमारी स्किन को बना देगा। कोलेजन मेंटेन है तो हम यंग दिखते हैं, यानी हमारी स्किन बहुत हेल्दी रहती है। ये ब्लड वेसल्स में पाई जाती है। मान लीजिए ब्लड वेसल्स है ये। अब अगर ये ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में क्या होता है, ब्लड बहता है और इसको रोकने के लिए इसकी वाल होती हैं। ये देखिए वाल, इसी वाल में कोलेजन होता है। अगर कोलेजन हेल्दी है तो फिर ये ब्लड इधर उधर से लीक नहीं होने पाएगा। अगर कोलेजन वीक है तो क्या हो जाएगा, वीक या फ्रेगाइल है जिसको बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा कि ये वाल कट फिट जाएंगे, यानी इसमें लेजर्स बन जाएंगे। इस लेजर बनने के कारण ये जो है ब्लड आजू बाजू यानी लीक होने लगेगा। तो आपने देखा होगा कि ब्लीडिंग गम्स, सबने सुना होगा कि स्कर्वी में ब्लीडिंग मतलब मसूड़ों से खून आने लगते हैं। तो एक्चुअली स्कर्वी का संबंध क्या होता है, इस कोलेजन से है। कैसे है संबंध जरा देखिए। जो कोलेजन होती है ये प्रोटीन होती है। अब प्रोटीन किसकी बनी होती है, एमिनो एसिड्स की बनी होती है। एक एमिनो एसिड होती है प्रोलीन। कोलेजन क्या करता है कि प्रोलीन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन में बदल देता है। हाइड्रोक्सी प्रोलीन, जो हाइड्रोक्सी प्रोलीन होती है ये कोलेजन को हेल्दी बनाए रखती है। यानी अगर कोलेजन को हाइड्रोक्सी प्रोलीन मिल रहा है तो एकदम हेल्दी रहेगी। अब इस कन्वर्जन को कौन करता है, इस कन्वर्जन को जो एंजाइम करता है उसका नाम है प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSI और UGC के पर्पस, एग्जामिनेशन पर्पस से, गेट के पर्पस से और जैम के पर्पस से ये आया हुआ है कई बार। प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, प्रोलीन नामक एमिनो एसिड को इसमें कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन में। अगर हाइड्रोक्सी प्रोलीन एबंडेंट है यानी पर्याप्त मात्रा में, इफ हाइड्रोक्सी प्रोलीन इज इन प्लेंटीफुल सप्लाई, तो आपकी कोलेजन जो या स्किन जो रहेगी बहुत हेल्दी रहेगी। तो जब हेल्दी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस प्रोलीन हाइड्रोक्सिलेज की एक्टिविटी के लिए यानी इसको एक्टिव होने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड बहुत जरूरी है, यानी विटामिन सी बहुत जरूरी है। अगर विटामिन सी की कमी है तो फिर प्रोलीन जो है हाइड्रोक्सी प्रोलीन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका जो कोलेजन है वो वीक हो जाएगा या फ्रैगाइल हो जाएगा। तो वहां से ब्लड लीकेज होने के चांस लेजर से बन जाएगा, जिससे वहां पे ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। या यूं कहें कि स्किन जो है उतनी मजबूत नहीं रहती है।
शुगर के रोगी में क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा परहेज करते हैं और हर चीज़ एकदम से बंद कर दें, मैं चावल नहीं खाते, ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, ऐसा नहीं करते, ऐसे लोगों के जो है आहार में ये देखा जाता है कि विटामिन सी कमी हो जाती है। तो फिर आगे चल के वो एकाएक दिक्कत आती है। कई बार आप लोगों ने सुना करे भाई वो तो बहुत परहेज से रहते थे, कुछ नहीं था, बस उनको बीपी शुगर था, लेकिन वो बीपी शुगर के साथ साथ बड़ा परहेज करते थे, लेकिन फिर भी पता चला कि एकाएक चल बसे। उसका कारण ये होता है कि जो शुगर, हमारे देश में जो शुगर के पेशेंट होते हैं वो उनकी डाइट उतनी कंप्लीट नहीं हो पाती। उसका कारण जल्दी से क्या है, लौकी का जूस पी रहे हैं। अब मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 300 दिन लौकी का जूस पिएंगे, साल में 365 दिन करेले का जूस पिएंगे, तो वो पचना शुरू हो जाएगा। वो आपका ब्लड शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं करेगा अगर आप रेगुलर कोई चीज़ लेते हैं। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए आहार और विहार दोनों का बहुत जरूरत है। आहार का मतलब होता है कि आपका भोजन कैसा होना चाहिए, और विहार का मतलब होता है कि आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए। तो ये कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आपको जब पूरा हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ा लेंगे तब आपको लास्ट में हम आपको डाइट जब बताएंगे तो वहां पे बताएंगे। बहरहाल अभी आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है ये मैंने कारण बता दिया है। कोरोना में भी देखा होगा कि जो एलोपैथ डॉक्टर थे वो विटामिन सी लिखते थे, लिमसी टैबलेट। आयुर्वेद के डॉक्टर जो है विटामिन सी के लिए आंवले की रसायन लिखते थे और ये काफ़ी इफेक्टिव हुआ। उसका यही कारण है कि विटामिन सी जो होता है हमारी सेल्स को, या जो कोलेजन्स होती हैं उनको जो है मजबूत किए रहता है, साथ साथ एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। कैसे करता है ये बाकी शेष दोनों टॉपिक हम तब लेंगे जब हम आपको प्रोटीन और इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम पढ़ाएंगे, वहां पे बताएंगे। तो ये विटामिन सी के विषय में इतना जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है कि विटामिन सी इज डेराइव्ड फ्रॉम द शुगर, हेक्सोज शुगर। और क्या स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक प्रकार का लैक्टोन होता है। विटामिन सी की जो है कभी कभी डेली डोज पूछ लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। तो जो विटामिन सी की मैक्सिमम डोज होती है वो 1500 mg से लेके 2000 mg तक होती है, यानी आप इतना ले सकते हैं। इससे ज्यादा लेंगे तो ये यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। जो 6 से पैदा होने से लेकर 6 मंथ तक जो बच्चे हैं उनको 40 mg की जरूरत पड़ती है पर डे। सबसे ज्यादा जो है प्रेग्नेंट लेडी को जरूरत, जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जो माँ बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध कराती है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग महिला होती है उसको 120 mg की जरूरत पड़ती है। एक नॉर्मल इंसान को, एडल्ट को मेरे ख्याल से जो है 90 mg पर डे सफिशिएंट है। और ऊपर वाला हमारे देश में ऐसा है कि हमेशा वो विटामिन सी का स्रोत हर सीजन में देता है। जैसे गर्मी है तो कच्चा आम होता है, आ गया। ठंड आएगी तो आपको अमरूद मिल जाता है। इस तरीके से विटामिन सी के हमारे पास बहुत स्रोत हैं। आंवला है, खट्टे फल हैं, आप जो है हरी मिर्च है। तो विटामिन सी के स्रोत की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, बस हमें डाइट पता होना चाहिए कि हमें कैसा लेना है। तो ये था हमारा अमीनो शुगर। यहाँ पे ये हमने आपको बताया जो है शुगर एसिड का बताया। तो शुगर एसिड को मैंने 2 पार्ट बताया था, एक आपको बताया एल्डोनिक एसिड और दूसरा पार्ट जो है वो है यूरोनिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोनिक एसिड। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा कि यूरोनिक एसिड होता क्या है। चलिए देखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ही। ये CHO, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये है प्राइमरी एल्कोहल। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमने बताया एल्डोनिक एसिड बनता है, और जब प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम लोग कहते हैं यूरोनिक एसिड। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे भी तो होता है, ये देखिए OH H H OH OH H H OH AH यहाँ ये, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूक यूरोनिक एसिड।
अगर ऐसा लिखेगा तो यहाँ पे H लगा दीजिएगा, और जब H हटा देंगे सिर्फ ऐसा रहेगा, ये जैसे पहले लिखा था, तब ये क्या हो जाएगा, ग्लूक यूरोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लूक यूरानिक एसिड डी, इसे डी है, डी ग्लूक यूरानिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हम आपको आगे बताएंगे। ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेन बनता है, ग्लाइकोसा अमीन ग्लाइकेन्स वहाँ का एक यूनिक पार्ट है। इसके अलावा इसी तरीके से ग्लूकोज किस में बदल जाता है, ग्लूक यूरानिक एसिड में। इसी तरीके से गैलेक्टोज किस में बदल जाएगा, यानी गैलेक्टोज का जो शुगर होगा एल्कोहलिक शुगर, जब एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में गैलेक्टोज का, तो क्या बन जाएगा, डी गैलेक्ट यूरानिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है, बहुत एग्जाम में आता है, कई बार मेडिकल एंट्रेंसेस में, गेट में, CSIR UGC में पूछा गया है। ये पेक्टिन बनाता है। अब पेक्टिन क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि जो हमारी प्लांट सेल होती है, ये मान लीजिए प्लांट सेल है, ये प्रोटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल होती है। जो सेल वॉल होती है ये मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो सेलुलोज होता है, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसके अलावा सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेक्टिन की बनी होती है। और पेक्टिन किसका बना होता है, डी गैलेक्ट यूरानिक एसिड का। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो हायर एग्जामिनेशन उसमें तो आता ही है। और पेक्टिन का फूड मार्केट में बहुत बड़ी वैल्यू है। पेक्टिन क्या करता है कि एक तरीके से थिकनेस का काम करता है, फूड मटेरियल को जो है थिक करता है। तो वहां भी जैसे आपके घर में जो है आपने जैम देखा होगा, तो जैम में पेक्टिन पाया जाता है, यानी एक थिकर एजेंट का काम करता है। और बाकी जब हम सेल वॉल पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम पेक्टिन के विषय में डिटेल में बताएंगे। आपका जो जेलीज होता है, जैम होता है, उसमें पेक्टिन पाया जाता है। और फूड इंडस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे मैं सिर्फ अभी बता रहा हूँ कि पेक्टिन जो होता है डी गैलेक्ट यूरानिक एसिड का बना होता है। जो ग्लूक यूरानिक एसिड होते हैं, या ये जो यूरानिक एसिड्स होते हैं, ये ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन का पार्ट होते हैं। अब ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन क्या है, ये जो है सिर्फ एनिमल और प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरिया में पाया जाता है, ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन्स। ये शब्द आप अभी वर्ड याद रख लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे कि ग्लाइकोसा अमीन एक्चुअली डाइसैकराइड होते हैं। इस डाइसैकराइड में दो कार्बोहाइड्रेट यूनिट होती है। डाइसैकराइड का मतलब दो, तो एक कार्बोहाइड्रेट यूनिट, एक मोनोसैकराइड जो यूनिट होती है वो गैलेक्ट यूरानिक एसिड होती है, सॉरी ग्लूक यूरानिक एसिड होती है। ये भी होता है, ये भी होता है। और दूसरी जो यूनिट होती है वो होती है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइए, अभी बस इतना जान जाइए कि ये जो है ग्लूक यूरानिक एसिड ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन का एक पार्ट होता है। ग्लाइकोसा अमीनोग्लाइकेन हमारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं। जो हमारे घुटने में सुना होगा कि जो घुटने का पानी होता है, नहीं कहते घुटने का पानी निकाला गया, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो साइनोवियल फ्लूइड वगैरह जो होते हैं ये सब इसी के बने होते हैं। इसीलिए ये टॉपिक अगर आप समझ जाएंगे तो आप घुटने की बीमारी के भी विषय में समझ जाएंगे। तो ये हमारा था इतना डेरिवेटिव साथ जो है मोनोसैकराइड में। पहला जो था वो था एसिड शुगर। अब दूसरा हम देखते हैं एमिनो शुगर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमिनो शुगर, और बहुत इंटरेस्टिंग है। एमिनो शुगर से हमेशा क्वेश्चन उठते हैं, और खासकर CSIR UGC में तो बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और अगर जो कर ले जाता है तो उसका सिलेक्शन भी इससे हो जाता है, क्योंकि इससे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठते हैं और बहुत आसान रहते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और अगर पूरी बायोलॉजी अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो फिर तो आपके लिए जानना जरूरी बहुत है। तो अगला है एमिनो शुगर। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रा करके बता दे रहे हैं। पहले ग्लूकोज का, ये है OH, H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH और H। ये आपका है बीटा, D,
ग्लूकोज, सही नाम तो है बीटा डी ग्लूकोपाइरिनोज, पर ये बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 और 6, ये कार्बन ये है, यहाँ पे कार्बन है ये, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना। अब आप जरा समझिएगा, जब OH ग्रुप जब OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड, व्हेन OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अमीनो ग्रुप, ठीक है ना, समझ में आ रहा। OH ग्रुप की जगह आप NH2 लगा दो तो फिर क्या हो जाएगा, देखना आप, OH H H H OH CH2 OH H, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, H NH2, ये इसे क्या बोलते हैं, N ग्लूकोसामाइन, यानी व्हेन OH सेकंड नंबर OH is replaced by NH2 group, then the structure is called N-glucosamine। इसी तरीके से अगर आप गैलेक्टोज लेंगे तो क्या बन जाएगा, N-गैलेक्टोसामाइन। इसी तरीके से मैनोज ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, N-मैनोसामाइन। तो आसान है, ग्लूकोज को भी ड्रा कर सकते हैं, अगर आपने ग्लूकोज को ड्रा किया तो गैलेक्टोज को भी ड्रा कर सकते हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस आता है, मेन डिफरेंस होता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो होते हैं 4 नंबर पे डिफर करते हैं, यानी इसमें OH ऊपर हो जाएगा, और जो मैनोज होता है वो 2 नंबर पे डिफर करता है। तो बहरहाल अभी यहां इसको समझिए। इसी तरीके से जो गैलेक्टोज है, डी गैलेक्टोज है, ये किस में बदल जाएगा, N गैलेक्टोसामाइन, ठीक है। जो NH2 ग्रुप है, आगे इसमें क्या होता है, फर्दर एस्टर ग्रुप जुड़ जाता है, CH3CO, तब क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, OH H H, यहां पे देखिएगा ये NH है, CO CH3, इसको मैंने ऐड कर दिया, CO CH3 ऐड कर दिया, एक H हटा के यहां से CH3CO ग्रुप जोड़ दिए, CH3CO, और बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, OH H H OH CH2 OH और H। इसे हम कहते हैं N एसिटल ग्लूकोसामाइन। देख रहे स्क्रीन में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है। इससे क्या कहते हैं, N एसिटल ग्लूकोसामाइन। जो N एसिटल ग्लूकोसामाइन है, ये ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन होती है, ये उसमें या तो N एसिटाइल ग्लूकोसामाइन होगा या तो फिर N एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन होगा, बिना उसके बनेगा नहीं। कौन, ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन। और जो ग्लाइकोसा अमीनो ग्लाइकन है वो हमारे जॉइंट्स की जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट घटक है, जिसका डिस्कस हम आगे करेंगे। अब आप जरा गौर से देखिए, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, हम क्या समझ सकते हैं इससे। अगर आपके पास ग्लूकोज है, जैसे ही आपकी बॉडी में ग्लूकोज आया तो सेल एक प्रकार का सिग्नल देते हैं कि ग्लूकोज आ गया है। तो ग्लूकोज किससे आता है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, जैसे हाइड्रेट शब्द का मतलब क्या होता है, जल। जैसे ही ग्लूकोज आया, इसका मतलब आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त है। फिर क्या होता है कि इस ग्लूकोज में अमीनो ग्रुप जुड़ता है। तो यह अमीनो ग्रुप कहां से आता है, प्रोटीन से आता है, यानी अमीनो एसिड से आता है।
इसका मतलब आपके शरीर में अमीनो एसिड्स पर्याप्त है। और ये एसिटाइल ग्रुप कहां से आता है? लिपिड से आता है। यानी एक सेल के ये सारी घटनाएं कहां हो रही हैं? सेल के अंदर हो रही हैं। तो गौर से आप देखेंगे कि एक कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ग्लूकोज को बताता है। एमिनो ग्रुप क्या बताता है? कि आपकी बॉडी में एमिनो एसिड पर्याप्त है, NH2 ग्रुप जुड़ना, और CH3CO जुड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में लिपिड पर्याप्त है। यानी अगर आपकी बॉडी में यह एसिटाइल ग्लूकोसामाइन पर्याप्त मात्रा में तभी बनेगा जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट हो, एमिनो एसिड पर्याप्त मात्रा में हो और लिपिड हो। इसका मतलब ये होता है कि N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के कंसंट्रेशन से हम ये जान सकते हैं मात्रा से कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कैसा है। अब ये सारी प्रोसेस क्या होती हैं? किसके अंदर हो रही हैं? हमारी सारी प्रोसेस कोशिका के अंदर हो रही हैं। अगर गौर से देखेंगे तो लिपिड क्या है? लिपिड ऊर्जा, कार्बन वजन देता है, भार देता है, क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप दे रहा है। तो ये पृथ्वी हो गई एक तरीके से, पृथ्वी। अब ये वाली पृथ्वी नहीं है। दूसरा, अगर प्रोटीन आप देखेंगे जो एमिनो एसिड से होते हैं, ये क्या करते हैं? एक तरीके से आपका जो है एनर्जी देने का काम करते हैं। और जो ये कार्बोहाइड्रेट है, जो कार्बोहाइड्रेट यूनिट क्या होती है? एक तरीके से जोड़ने का काम करती है। जोड़ने का काम क्या होता है? जल का काम है। इस पूरे N-एसिटाइल ग्लूकोज जब ये स्ट्रक्चर तैयार होता है तो ये इतना जुड़ने के बाद जो तैयार होता है स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये पूरी बॉडी को डायनेमिक रखती है। अब ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? सेल के अंदर होती है, वो आकाश है। तो अगर गौर से देखेंगे तो ये सिद्धांत जो है करीब करीब पंच महाभूतों से मिलता है, जो हमारे आयुर्वेद का, या यूं कहें कि हमारे भारतीय संस्कृत का एक कॉन्सेप्ट है कि ये शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। मैं डिटेल जो है आगे आपको बताऊंगा, जब ये पूरा प्रोटीन, लिपिड और सब बताने के बाद जब मेटाबॉलिज्म बताऊंगा तब मैं वहां पे बताऊंगा कैसी ये चीजें हमारे पंच महाभूतों से रिलेटेड है। अभी मैंने एक जनरल नॉलेज दे दिया। तो N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन और N-एसिटाइल गैलेकोसामीन हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 चीज याद रखना है: N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N-एसिटाइल गैलेकोसामीन और N-एसिटाइल मैनोसामीन। तो इस टॉपिक में एक चीज, 2 चीज और बता के खत्म करते हैं, जो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। जो N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन है, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन है, जब लैक्टिक एसिड इससे जुड़ जाता है। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड। N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन से अब लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला है इसे जोड़ना? O, यहां पे आ जाएगा COO CH CH3। ये जब ये स्ट्रक्चर जुड़ जाता है, जिसे लैक्टिक एसिड कहते हैं, कहां पे? थर्ड वाले कार्बन। ये तो अब मैं ये जोड़ के दिखा रहा हूं। इसको मैं यहां पे अच्छे रहने दीजिए। यहां पे हम लैक्टिक एसिड जोड़ दे रहे हैं। ये देखिए, O यानी AO जुड़ा और CH CH3 COO, ये स्ट्रक्चर कैसे? जब N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन से लैक्टिक एसिड जुड़ जाता है तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे हम कहते हैं N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन से जब लैक्टिक एसिड जुड़ जाता है तो ये बनता है N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में। यानी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की बनी होती है। एक्चुअली होता क्या है कि N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड ये और ग्लूकोसामाइन, ये N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आपस में जुड़ के डाइसैकेराइड बनाते हैं। और यही डाइसैकेराइड जुड़ते जुड़ते जो स्ट्रक्चर बनाती है, एक पॉलीमर बनाती है। ये जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड है, ये प्रोटीन से भी जुड़ जाता है। तो अब आप जरा देखिए, N-एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड और N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन आपस में जुड़ते जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं,
एक पॉलीसैकेराइड तैयार करते हैं। इस पॉलीसैकेराइड को ग्लाइकन कहते हैं। यानी जब कोई कार्बोहाइड्रेट यूनिट ढेर सारी बार जुड़ जाती है तो वहाँ पे आप जो शब्द यूज होता है ग्लाइकन, ग्लाइकन का मतलब होता है कि वहाँ पे कई यूनिट्स जुड़ी हुई हैं। तो ये और ये कौन, एन स्टाइल म्यूरेमिक एसिड और एन स्टाइल ग्लूकोसामीन आपस में जुड़ के जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको ग्लाइकन कहते हैं। फिर क्या होता है कि जो एन स्टाइल म्यूरेमिक एसिड का जो लैक्टिक एसिड है ये प्रोटीन से भी जुड़ जाता है, पेप्टाइड से। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो पेप्टाइडोग्लाइकन किस में पाया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है, उसके सेल वॉल में। अगर पूछा जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन किस में पाया जाता है तो बैक्टीरिया में पाया जाता है। और किसका बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन का। और ग्लाइकन यहाँ पे किसका बना है, एन स्टाइल म्यूरेमिक एसिड का और एन स्टाइल ग्लूकोसामीन का। और एन स्टाइल म्यूरेमिक एसिड किसकी बनी है, एन स्टाइल म्यूरेमिक एसिड एन स्टाइल ग्लूकोसामीन में जब लैक्टिक एसिड जुड़ जाता है उससे बनता है। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आया तो जब बैक्टीरिया पढ़ाएंगे तो फिर से एक बार समझ में आ जाएगा। और जो दूसरा स्ट्रक्चर है जो बहुत कंफ्यूज करता है लोगों में वो है इस स्ट्रक्चर को बता दे रहे हैं, वो है एन एस्टाइल मेनोसामीन प्लस जब पायरुविक एसिड जुड़ जाता है। पायरुविक एसिड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3COCOOH। यानी एन एस्टाइल मेनोसामीन में पायरुविक एसिड जब जुड़ जाता है तो जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे कहते हैं एन एसिटाइलिन एन एस्टिल न्यूरेमिनिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, एन एस्टिल न्यूरेमिनिक एसिड। ये है एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड और ये है एन एस्टिल न्यूरेमिनिक एसिड। एक साथ CSIR UGC में लगातार एक क्वेश्चन आया था, तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। ये है एन एस्टिल म्यूरेमिक एसिड जो कि बना होता है एन एस्टाइल ग्लूकोसामीन प्लस लैक्टिक एसिड से, और ये है एन एस्टिल मेनोसामीन प्लस पायरुविक एसिड जुड़ के जो बनाता है उसको बोलते हैं एन एस्टिल न्यूरेमिनिक एसिड। एन एस्टिल न्यूरेमिनिक एसिड या इसके डेरिवेटिव, इसके भी डेरिवेटिव बनते हैं, उनको कंबाइंड रूप से हम लोग कहते हैं सिएलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सिएलिक एसिड। एक बार गेट में जब रिटर्न होता था हम लोगों के समय तो ये इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने का गया था, केमिकल स्ट्रक्चर ये दोनों का 3 स्ट्रक्चर आए थे ड्रॉ करने को। तो इसका स्ट्रक्चर हम बता देंगे अगली क्लास में, या जब लिपिड पढ़ाएंगे इसलिए बता देंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और उसको फिर अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एन एस्टाइल मेनोसामीन और प्लस पायरुविक एसिड ये जुड़ के जो बताते हैं स्ट्रक्चर एन एस्टाइल न्यूरेमिनिक एसिड बोलते हैं। इसको सिएलिक एसिड बोला जाता है। जो नीट के पर्पज से या CSIR के पर्पज से इतना जानना बहुत जरूरी है। आया समझ में? तो ये किसका पार्ट होता है सिएलिक एसिड, ग्लाइकोलिपिड, यानी ग्लाइकोलिपिड, और ये मेनली लिपिड का और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन में आपके काम आएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, सेल के बीच में जो सिग्नल्स होते हैं, सेल रिकॉग्निशन होता है, उसमें इन सब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेरे ख्याल से डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो फिनिश हुआ। इसमें अब थर्ड डेरिवेटिव देख लेते हैं, शुगर एल्कोहल। इससे क्वेश्चन आता है, इससे भी आता है। पहले जब UPSC PSC के एग्जाम जब सब्जेक्ट वाइज होते थे, जिसमें बॉटनी या जूलॉजी का पेपर होता था, खासकर बॉटनी का, उसमें भी आया है। और ये नीट में CPMT में भी, इसके पहले जब AIPMT होती तो वहां भी आया था। इस शुगर एल्कोहल से क्वेश्चन बहुत उठता था, वो बता दें। शुगर एल्कोहल का मतलब क्या होता है, स्पेलिंग देख लेना, एल्कोहल एक्चुअली जैसे ये है, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका सिंपल ले लेते हैं CHO। ये क्या आपका है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड एल्कोहल का मतलब होता है जब इसका रिडक्शन हो जाए।
हमने बताया था ना, अम्मा आ में जब देखेंगे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल में होता है। तो जब इसका आप रिडक्शन कर देंगे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो ये जोड़ दीजिए। माइल्ड जब होता है, माइल्ड रिडक्शन जब होता है, जैसे सोडियम बोरोहाइड्रेट वगैरह हो गया, जो भी हो, उसको इतना केमिस्ट्री में नहीं जाना है। तो जब इसका रिडक्शन हो जाएगा कुछ नहीं करना है, आपको इसको एल्कोहल में कन्वर्ट कर लेना है। तो अगर एल्डिहाइड है तो इसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, CH2OH में हो जाएगा। अगर कीटोन है इसका कन्वर्जन किसमें हो जाएगा, CHOH में, यानी OH जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, एल्डिहाइड है इसको किसमें बदल दोगे, CH2OH में। ये क्या हो गया, CH2OH। ये बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसको मैंने CH2OH में बदल दिया। तो ये आपके क्या तैयार हो गया, ग्लिसरॉल। कहाँ काम आता है, लिपिड बायोसिंथेसिस में। ठीक है, तो एक सिंपल आपका जो है एक शुगर एल्कोहल होगा। इसी तरीके से आप कोई भी ले लो, मैनोज, ये क्या है, एपीमेर है, किसका, ग्लूकोज का, 2 नंबर कार्बन पे बहुत आता है एग्जाम में। तो जब इसका कर देंगे आप एल्डिहाइड एल्कोहल में तो बन जाएगा मैनिटॉल में। ये एक्चुअली स्टोरेज है, स्टोरेज कार्बन, यानी फूड मटेरियल स्टोर होता है मैनिटॉल में। ये किसमें पाया जाता है, फ्यूकस में। ये आया है, कई बार आया है एग्जाम में, फ्यूकस और बहुत से फ्रूट में ये मैनिटॉल पाया जाता है। एक स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी फूड मटेरियल ये स्टोर किया जाता है। तो ये हो गया आपका मैनिटॉल हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड का ग्लिसरॉल। एक आता है जो आपको आगे काम आएगा, लिपिड में भी काम आएगा, वो आता है मायो आइनोसिटॉल। ये भी जो है आपका शुगर एल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, लेकिन स्ट्रक्चर हम आपको नहीं ड्रा करेंगे, कि जब हम आपको लिपिड बताएंगे तो वहां पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताएंगे। ठीक है ना। इसी तरीके से जो एल्कोहल में क्या करते हैं, इसमें जो सफिक्स होता है इटॉल लगाते हैं, इटॉल। बस एल्कोहल बनाना है, ITOL, फिर समझ लीजिए ITOL लगा देना है। अब जैसे राइबोज शुगर है, राइबोज CHO OH COH COH 1 2 3 4 CH2OH, ये है राइबोज। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आप एल्कोहल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हो जाएगा CH2OH COH COH COH, सेम स्ट्रक्चर ड्रा कर लीजिए, ये CH2OH। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, बस यहाँ पे CH2OH लगा दीजिए, तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये OH हटा के ईटॉल लगा दीजिए, हो गया राइबिटॉल। राइबिटॉल कहाँ पाया जाता है, ये आपका होमवर्क है, मतलब किस कोएंजाइम में पाया जाता है। इसी तरीके से एक होता है जाइलोस, एक कन्वर्ट हो जाएगा जाइलोइटॉल में। ये आया है, ये स्वीटनर होता है, स्वीटनर होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर कह सकते हो आप, नेचुरल भी होता है। ये स्वीटनर जो होता है आपको कैंडीज वगैरह जो खाते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो राइबोज, जाइलोस, मायो आइनोसिटॉल, ग्लिसरॉल, ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मायो आइनोसिटॉल में आगे बताऊंगा, राइबोज बता दिया रिबिटॉल, और आपका जाइलोज हो गया जाइलिटॉल। इसके अलावा जो लास्ट है वो है डेरिवेटिव डीऑक्सी शुगर। तो बहुत सिंपल है, डीऑक्सी शुगर में सिर्फ 2 आपको नाम याद रखना है, डीऑक्सी राइबोज और एक एल-फ्यूकोज। एक बार आया है एग्जाम में एल-फ्यूकोज, बस जान जाइएगा एल-फ्यूकोज क्या होता है। ये काम आता है जो सेल वॉल में एक पॉलीसैकेराइड बनती है जब, तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है एल-फ्यूकोज उसमें इंट्रोड्यूस हो जाता है, बस इतना जानना, कुछ नहीं। और डीऑक्सी राइबोज पता है कि कहाँ पाया जाता है, DNA में।
कुछ इसमें नहीं होता है, आपको सिंपल ये स्ट्रक्चर समझना है। डीऑक्सीराइबोज के स्ट्रक्चर ड्रा कर दे रहे हैं। ये 5 कार्बन की होती है राइबोज शुगर, ये OH H CH2 OH H OH OH AH है AH है 1 2 3 4 5। चूंकि प्राइमरी और कोहल OH दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए इसका क्या नाम हो गया, डी राइबोज। होता क्या है, नंबर 2 का ऑक्सीजन निकल जाता है। जब नंबर 2 ऑक्सीजन निकल जाएगा तो कैसे क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये OH H, और यहाँ पे आपका क्या बना, O खाली, AH है, बाकी स्ट्रक्चर सारे सेम रहेंगे, H CH2 OH H। ये कौन सी शुगर थी, डी। यहां से दूसरे नंबर से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या हो जाएगा, 2D ऑक्सी राइबोज। 2D का मतलब होता है, मैं बता चुका हूं क्या है, 2D ऑक्सी राइबोज। लेकिन हम लोग जो कॉमनली क्या लिख देते हैं इसको, डी ऑक्सी राइबोज। किसमें पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। और राइबोज किसमें पाया जाता है, आरएनए में। तो अब आपको समझ में आया, जो मैंने बहुत ब्रीफ में डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड बताया है। और डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड का लेक्चर बहुत लंबा हो सकता है, अगर बहुत डिटेल में पढ़ें तो बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए। लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने भी बताया है, इससे क्वेश्चन उठते हैं। जैसे मैनिटॉल से क्वेश्चन उठ जाता है, ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकेंस होता है। मैंने एक बात याद रखिएगा फिर से, ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकेंस जो स्ट्रक्चर होता है ये प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, ये हमेशा जो है एनिमल्स में या फिर बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ग्लाइकोसा एमिनोग्लाइकेंस जब हम पॉलीसैकेराइड पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। तो ये आज का टॉपिक रहा। तो आई होप इसको कई बार वीडियो स्किप करके देखना, कहीं स्किप मत करना वीडियो को पहले पूरा देखना, फिर बार बार देखना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है फिर से जो इसको पढ़ने से पहले मेरे पहले क्लास फर्स्ट जो लेक्चर से बायोकेमिस्ट्री का जो बायोमॉलिक्यूल्स का लेक्चर है उसको आप देखिए, तब आपको बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे पॉलीसैकेराइड।